हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर और स्वागत है आप सभी का B2 लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा कैसे हैं आप, है ना। इनऑर्गेनिक का सीरीज चल रहा था अपना और केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाला बहुत ही कमाल का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा सा बड़ा है पर इजी है, आसानी से समझ में आ सकता है समझना चाहे तो अपन, है ना। कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ने वाला अपने को इस चीज़ में। तो देखिए ज़रा, वेटेज का बहुत बढ़िया मामला है इसमें, बड़ा चैप्टर है। अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक के तो कहीं नहीं जाने वाले, एकदम क्लियर हो जाएंगे मक्खन की तरह, है ना। तो देखो ज़रा क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही सिंपल बातें पढ़ लेंगे अपन। कुछ बॉन्ड्स के बारे में बातें कर लेंगे, कुछ थ्योरीज के बारे में बातें कर लेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, मेटालिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वंडरवॉल बॉन्डिंग है, सब पढ़ेंगे अपन केमिकल बॉन्डिंग में। अब ज़रा सोचिए कि इतने सारे बॉन्ड्स अपन पढ़ लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर हो भी रहा है और कौन सा बॉन्ड है तो वो हो कैसे रहा है, ये बात करेंगे हम थ्योरीज में। जैसे एनर्जी थ्योरी में हम पता करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किस तरीके से हो रहा है, वैलेंसी में पता करेंगे कि वैलेंसी की बातें किस तरीके से की जा रही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी आसान है कि एक कड़ी से कड़ी मिल रही है कि आपको एक एक चीज़ समझते जा रहे हैं, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, है ना, और बहुत अच्छे से समझना है अपने को। तो देखिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कुछ बातें करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो इतना बड़ा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स में डिवाइड कर करके, उसका ओवरव्यू क्या है बेसिकली, है ना। तो ओवरव्यू थोड़ा देखते हैं अपन किस तरीके से ले रहे हैं अपन इस चीज़ को। आइए, तो इंट्रो की अगर हम बात करें यहाँ पे, चैप्टर के इंट्रो की हम बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा ज़रा, देखिए तो बात बहुत सिंपल करने वाला है अपन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पूरे चैप्टर में 50% बॉन्ड्स की बातें हम करने वाले हैं, यहाँ पर 50% थ्योरी की बातें हम करेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान सी बात है ना, 50% बॉन्ड 50% थ्योरी, दैट्स इट। अब बॉन्ड्स में भी हम किन किन बॉन्ड की बात करने वाले हैं, अपने को पता है ये बात कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले बॉन्ड्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है, और दूसरे तरीके के बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं वीक बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में भी हमें पता चल जाए कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, तो थोड़ा आसानी रहे हमारे लिए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग में आते हैं, जैसे मान लीजिए आयनिक बॉन्ड आया स्ट्रॉन्ग में, कोवलेंट बॉन्ड आया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुका है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, है ना, और मेटालिक बॉन्ड आया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। अब वीक बॉन्ड में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आए वीक बॉन्ड में, जैसे वंडरवॉल बॉन्ड्स आए वीक बॉन्ड में। अब कहा जाता है कि ये जो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अपन इनको एक ही थोड़ा सा मानते हैं, पर क्योंकि एक साथ नहीं पढ़े जाते, क्योंकि इनमें थोड़ा डिफरेंस हमको नजर आता है, तो बेहतर यही है कि हम थोड़ा अलग अलग पढ़ लें इनको। पर अगर देखा जाए तो डेटिव बॉन्ड्स माना जाता है, थोड़े सेम से माना जाते हैं, है ना, पर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है इनका। तो ये हमने कि बॉन्ड्स के बारे में बातें, हम स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो 50% वेटेज तो चला गया कहाँ पे, इसका बॉन्ड्स में चला गया, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब थ्योरी के बारे में हम क्या बातें करने वाले हैं, देखिए ज़रा, 6 से 7 थ्योरी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहली थ्योरी अगर अपन पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा, एनर्जी थ्योरी। दूसरी थ्योरी को हम बोलते हैं वैलेंसी थ्योरी। तीसरी थ्योरी जो होती है VBT, फुल फॉर्म अगर इसकी बोली जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो रहती है हमारी वेस्पर थ्योरी। फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और 6 हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे MOT, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही कमाल की थ्योरीज है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है हर हाल में यहाँ से। और यकीन मानिएगा इतनी इजी है कि आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी आपके, है ना, कोई कियोस्क ही नहीं है इसमें। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा सा है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमको इस चीज़ को कवर करना है, और थोड़ी बातें हम कर लेते हैं यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब
ठीक है, कुछ प्रॉपर जो बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है वो हम करेंगे कहाँ पे, एनर्जी थ्योरी में, जब हम थ्योरी शुरू करेंगे। पर बहुत जनरलाइजेशन वाली बात मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि कैसे कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अपने को ये बात पता है, अपन से छुपी भी नहीं है ये चीज़, कि मान लीजिए दो एटम अपने पास है यहाँ पे, ये रहा फर्स्ट एटम और ये रहा सेकेंड एटम, और दोनों ने फॉर्मेशन कर दिया किसका बेटा, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब ऐसा कहते हैं कि जो एटम होता है ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये जो होते हैं वो बढ़िया रिएक्टिव रहते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। रिएक्टिविटी बढ़िया है इसकी भी और रिएक्टिविटी बढ़िया है इसकी भी, है ना। क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़िया है तो फिर भाई क्यों है अच्छी रिएक्टिविटी, क्योंकि एनर्जी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों ही एटम्स में। ठीक है, और मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो रिएक्टिविटी के मामले में थोड़ा सा ये कम रहता है एटम से, क्योंकि एनर्जी जो है इसमें कम रहती है एटम से। अब ऐसा क्यों होता है समझिए ज़रा। जब हम दो एटम को ऐड करेंगे, मिलाएंगे और उससे फॉर्मेशन करेंगे किसका, मॉलिक्यूल का, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है बेटा यहाँ पर तो बाहर निकलती है एनवायरनमेंट में, है ना। तो अब यहाँ तो एनर्जी बढ़िया कमाल की है भाई, फॉर्मेशन करा, एनर्जी बाहर निकल गई तो मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ जो एनर्जी का अमाउंट होगा वो तो कम ही होगा ना, जाहिर सी बात है। इसमें समझने वाली तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब यहाँ एनर्जी अच्छी खासी थी, जब फॉर्मेशन हुआ, बाहर निकली, बना मॉलिक्यूल, तो एनर्जी का रेशियो जो है यानी डेटा जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, तो बात अगर हम स्टेबिलिटी की करें तो अपने को ये चीज़ पता है, या नहीं भी पता है तो पता चलेगी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी समझिए ज़रा कि अगर किसी भी एक एंटाइटी का एनर्जी ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब तो आपसे कुछ छुपा ही नहीं है, अपने को ये चीज़ पता है। अगर हमको मॉलिक्यूल और एटम की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना हो तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जहाँ एनर्जी ज़्यादा है वहाँ स्टेबिलिटी जो है वो कम है, जहाँ एनर्जी कम है वहाँ स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, एटम से, और पूरा यूनिवर्स जो होता है वो तो स्टेबिलिटी के पीछे भागता है बेटा। तो क्यों जब हमको स्टेबल चीज़ मिल रही है दोनों को ऐड करके, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, हम तो चाहेंगे। क्यों हम हमारे सिस्टम को स्टेबल नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे बेटा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू है, जनरलाइजेशन की बातें मैंने यहाँ पे करी, और ये चीज़ याद रखिएगा जब हम एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके वापस से काम आएगी ये चीज़। ठीक है, चलिए अब सीधा चलते हैं बॉन्ड्स पे और थोड़ा बॉन्ड्स के बारे में बातें करते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के बारे में बेसिकली बातें करते हैं अपन। तो क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, समझिए ज़रा। देखो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड की, और बहुत सिंपल सी बात है, अपने को पता है ये चीज़ कि आयनिक बॉन्ड अगर है तो फिर आयन से मिलकर बन रहा है। अब आयन बचे कुछ है ही कितना अपने पास, एक तो कैटायन है और एक एनायन है, दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। पर शर्त ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म किस में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच। ठीक है, समझ गए हम ये चीज़, है ना। तो मेटल नॉन मेटल के बीच अगर हमने फॉर्म की इस चीज़ को, तो हमने एक एग्जांपल लिया NaCl का। आइए इसमें हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब जाहिर सी बात है अपने को चाहिए Na+ और अपने को चाहिए Cl-, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा। कैटायन और एनायन के बीच में ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा। तो मैंने कहा कि चलिए यह है आपका सोडियम, गैसियस है, और मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में, गैसियस में। पर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी ना बाहर निकल गया। अरे याद करो पीरियोडिक टेबल, अपने को पता है कि किसी भी एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में से, उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी गई मिनिमम एनर्जी जो है वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कराई जिससे इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इसने क्या फॉर्मेशन कर लिया, कैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, वही मैंने नॉन मेटल लिया और मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, और जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो बना क्या, मेरा Cl- बन चुका है यहाँ पे। और Cl-
माइनस जब बना है तो ऐसे ही थोड़ी ना Cl माइनस बन गया। याद करिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब बातें जो अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ कर आए हैं वो सब बेसिक्स अपने को यहाँ काम आ रहे हैं। इसलिए इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है तो हम चीज़ों को रोक नहीं पाएंगे, हो जाएंगी चीज़ें हमारे साथ। देखिए इधर, तो अब मैंने अगर Cl से Cl माइनस बनाना चाहा यानी एनायन बनाना चाहा तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहा इसमें, और वो ऐड कब हुआ, जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को प्रोवाइड कराई। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी दीजिए, और अगर ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दीजिए, हो गया अपना काम, बन गया हमारा Na+ और बन गया हमारा Cl माइनस। अब बस हमको और क्या ही करना है भाई, Na+ और Cl माइनस जो है इसको ऐड करिए। अब इन दोनों के बीच में ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको नजर आएगा, या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि बॉन्ड बन जाता है NaCl, यानी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आई ये बात? तो ये एक पीछे का हिसाब किताब है आयनिक बॉन्ड का। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आता है हमको, जिससे हम क्या क्या बनने को मिलता है, हमारे को आयनिक बॉन्ड बनने को मिलता है। ठीक है ना? तो ये बात करी हमने आयनिक बॉन्ड की। तो ऐसे हम कैटायन और एनायन बना सकते हैं। बात करेंगे हम नॉन मेटल और मेटल के बीच में, और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, आयनिक बॉन्ड का। अब देखो जरा, कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बात करते हैं अपन। अब देखो आयनिक बॉन्ड बनने में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ही क्या हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी, है ना। जितने भी बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लिया, मुझे अच्छे से पता है ये चीज़ कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ प्रोवाइड कराएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na+ और Cl माइनस में। वही मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया AlF3 का। देखिए ज़रा किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ये एल्यूमिनियम है हमारा, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Al+3, ये F माइनस, ये F माइनस, और ये भी F माइनस में। तो सुनो ज़रा, देखो इधर कि भाई एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर NaCl का देखा जाए तो भाई एक ही है ना। अच्छा, मतलब Na का देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी हम देखना चाहें तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने दे दिए हैं अपने, है ना। एक फ्लोरीन को दिया, दूसरा फ्लोरीन को दिया, तीसरा फ्लोरीन को दिया, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब फ्लोरीन की अगर बात करी जाए तो बेचारे फ्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी एक ही लिया है, उसने भी एक ही लिया है। तो यहाँ अगर हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में बात करें, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल सी बात है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एटम के, वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। बहुत ही सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंसी को। अब कुछ कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। इसमें से कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जो आपको पता है बेटा, अपन पढ़ कर आ चुके हैं केमिकल उसमें पीरियोडिक टेबल में। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए ज़रा। पता है अपने को ये बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 2.1 से अगर ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, यानी कि बन सकता है बहुत ही आसानी से आयनिक बॉन्ड, है ना। और अगर हमको फिर भी आयनिक बॉन्ड और बनाना है तो एक कंडीशन और हम ले लेते हैं कि बिगर कैटायन होना चाहिए, और जो साइज़ है एनायन का जितना छोटा हो उतना चलेगा, है ना। यानी कैटायन का साइज़ ज़्यादा और एनायन का साइज़ कम होना चाहिए। कुछ कंडीशंस और लेते हैं कि जब हम कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो कम होना चाहिए। और अच्छी बात है ना, खर्चा हम जितना कम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं सामने वाले को, तो जितनी कम प्रोवाइड करें उतनी अच्छा है। तो कम एनर्जी होनी चाहिए, कम आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। अगर हम एनायन का फॉर्मेशन करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो प्रोवाइड कराने वो ज़्यादा होनी चाहिए सामने वाले पर, ठीक है ना। और लेटेस्ट एनर्जी की बात हम करेंगे थोड़ा बहुत ही लास्ट के टाइम पे, पर फिर भी हम देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो ज़्यादा फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का, नहीं बेहतर फॉर्मेशन होगा आयनिक बॉन्ड का। तो कुछ फैक्टर्स है आयनिक बॉन्ड को
फॉर्मेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस कह लीजिए, थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा अपने लिए, है ना, पता होना चाहिए अपने को ये सब बातें। चलिए, तो ये अपना आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। बहुत ही सिंपल सा बॉन्ड, कुछ भी नहीं है इस बॉन्ड में। बात क्या होती है कोवलेंट बॉन्ड में, देखिए ज़रा। अब साझेदारी की बात है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कोवलेंट बॉन्ड में। यानी इसने ऐसा कहा कि मान लीजिए कि 2 एटम हैं, बिल्कुल मान लीजिए कि 2 एटम है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसके पास, ये न्यूक्लियस इसका, इसका। अच्छा, अब ये जो 2 एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में इन इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को आपस में। तो कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग यहाँ नज़र आएगा हमको। और ये कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग रीजन जो होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ ओवरलैप होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ऐसा कह दूं क्या मैं कि भाई 2 एटम ले लीजिएगा और उन 2 एटम में से एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो बॉन्ड हम उसको क्या बोल देंगे, हम कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे। यानी कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, हर हाल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये की पॉइंट है बेटा कोवलेंट बॉन्ड का, अपने को पता होना चाहिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल हम यहाँ लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई A है और ये B है, यानी 2 एटम फिर ले लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास, इसके पास, एक इसके पास। ठीक है, आइए ओवरलैपिंग कर लेगा ये आपस में। ठीक है, ओवरलैपिंग इसने कर ली आपस में, है ना, और बना लिया क्या, AB बॉन्ड बना लिया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, पर साझेदारी यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग कर ली और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, जिसको हमने क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड बोला। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम कोवलेंट बॉन्ड इसमें दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए H में और H में एक कोवलेंट बॉन्ड हमको नज़र आया यहाँ पे, O और O में, यानी कि ऑक्सीजन में 2 कोवलेंट बॉन्ड हमारे को नज़र आया यहाँ पे, नाइट्रोजन में 3 कोवलेंट बॉन्ड हमारे को नज़र आया यहाँ पे। और अगर CH4 की बात मैं करूँ यहाँ, तो कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगा। और ये बात हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, पर यहाँ नज़र आया मुझे 4 कोवलेंट बॉन्ड, है ना, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बातें हम देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड में। अब जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी अपने वहाँ पे देख ली, वैसे ही कोवैलेंसी चीज़ होती है। कैसे देखी जाती है, पूछा भी जाता है कि इस जो मॉलिक्यूल है, इस पर्टिकुलर एटम जो है उसका कोवैलेंसी क्या है ना। तो किस तरीके से हम कोवैलेंसी देखेंगे, समझिए ज़रा होती क्या है, ये भी पहले देख लेते हैं कि भाई अगर कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है किसी भी एक मॉलिक्यूल में, जितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वही क्या होगी, उसकी कोवैलेंसी होगी। ठीक है, इसे ज़रा देखो, मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका, SO3 का। तो कैसे बनेगा ये देखिए ज़रा, ये मैंने बना दिया SO3 का स्ट्रक्चर, बहुत ही कमाल का। अब ध्यान दीजिए कितने कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है अपने को, यहाँ 6 कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही H2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। और यहाँ कितने कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे हैं अपने को, 2 नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इसका कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उतना ही होता है क्या, कोवैलेंसी होता है उस एटम का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ जो हमने पढ़ी, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। भाई हैं दोनों आपस में, है ना, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या नज़र आता है। याद कीजिए, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई इसमें। अगर एक इलेक्ट्रॉन A दे रहा है तो एक B भी देगा, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। तो क्या क्या मिलती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ऐसा माना जाता है कि भाई ये कोई एटम है
और ये कोई बी एटम है, ठीक है। यहाँ पर ये बेचारा डोनर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, और ये जो है जब प्रोवाइड करा रहा है और ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया क्या, एक्सेप्टर बन गया। अब ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, है ना, लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यानी ऐसा कह दूं मैं सिंपल भाषा में कि भाई एक के पास जगह खाली यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उसको तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन हर हाल में। अब प्रोवाइड किससे करवाएगा, वो उसके पास जो एटम होगा उसी से वो लेगा इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, ना कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है सामने वाले इलेक्ट्रॉन के पास। यानी मान लीजिए ये कोई डोनर एटम है, ये कोई एक्सेप्टर एटम है, यहाँ से ये प्रोवाइड करा रहा है इलेक्ट्रॉन, पेयर प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि मैंने कहा ये है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, जब ये प्रोवाइड करा रहा है तो डोनर एटम, और सामने वाला उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है तो वो क्या बन गया, एक्सेप्टर एटम बन गया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरो से दिखाया जाता है बेटा, ये एरो से दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इस एरो से दिखाया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कई जगह पर, हर जगह पर नहीं, पर कई जगह पर इसको एज अ सिग्मा बॉन्ड भी कंसिडर करा जाता है, ठीक है, पर हर जगह पे नहीं करा जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, कि याद रखिएगा एक तो होना चाहिए हर हाल में डोनर, एक होना चाहिए एक्सेप्टर, यानी एक के पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, एक के पास होनी चाहिए जगह उस इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, को एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं जाएगा, पेयर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए एटम ने बी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, यानी डोनेट कर दिया, तो डजेंट मीन कि उस पर उसका जो राइट है वो ख़त्म हो गया। उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अभी भी ए का भी राइट है और अब बी का भी राइट है, दोनों का राइट है। अब थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। भाई कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं की पॉइंट आपको दूं तो कुछ इस तरीके से बात होगी कि यहाँ पर हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक तो डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट ही कर रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब लोन पेयर होने भी तो चाहिए, तभी तो वो डोनेट करेगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब चाहे वो पी वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे वो डी वैकेंट ऑर्बिटल हो, कुछ भी हो, वो देखना पड़ेगा अपने को कि कौन सा खाली है ना। तो कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर देखते हैं किस तरीके से बनते हैं, देखिए ज़रा। अब NH4 जो है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा खासा पाया जाता है, किस तरीके से बनाएंगे समझना ज़रा, देखो इधर। अब मैंने NH4 को अगर ब्रेक कर दिया तो वो चेंज किस में हुआ, NH3 में और H+ में। जाहिर सी बात है H के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हमने H+ में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब H के पास जो सीरीज 1 है, जो इसका ऑर्बिटल 1s है, इसमें खाली है ये ऑर्बिटल, यानी वेकेंट हो चुका है, यानी कि एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है इसकी कि वेकेंट ऑर्बिटल हमारे को मिल चुका है H+ का। अब NH3 के पास डोनेट करने के लिए है भी या नहीं है, क्योंकि डोनेट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, जैसे लोन पेयर होना चाहिए भाई, है ना। तो ध्यान से देखिए, बढ़िया लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यानी 5, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बचे कितने, 2 बचे। वापस समझ लीजिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, तो बचा कितना इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और वो कहाँ चला गया, एज अ लोन पेयर में चला गया। अब ये यहाँ से इसको प्रोवाइड कराएगा क्या, लोन पेयर प्रोवाइड करा देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा देगा, और बन क्या जाएगा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमको मिलने वाला है NH3 और H के बीच में। देखिए ज़रा, ये कुछ बॉन्ड हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कराएगा, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये मैंने बना दिया NH3, H और H, और इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है ये प्रोवाइड कराया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव का, है ना, देखो ज़रा, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव का, और क्योंकि इसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, पहले था नेगेटिव, अब आ गया 1 सेकेंड, पॉजिटिव पहले ही था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिव आ गया, और अब ये कुछ इस तरीके से
बॉन्ड हम इसमें दिखा सकते हैं आराम से, और ये जो एच 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 है जो लगे हुए हैं वो तो लगे ही हुए हैं, तो इस तरीके का भी बॉन्ड हम दिखा सकते हैं, और कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं, है ना। तो NH4 में यानी NH4+ में यानी अमोनियम आयन में कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हमको नज़र आएगा। ये डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ, और ये एक्सेप्ट कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। वही बात हम कर रहे हैं H2O+H+ में यानी H3O+ में देखना है हमारे को, तो कुछ इस तरीके से बात होगी यहाँ पे। देखना ज़रा, देखना कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये लोन पेयर, और ये H यहाँ पर है प्लस में, और ये इसको यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा देगा बहुत ही आराम से, और बना लेगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये H3O+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बात करते हैं NH3 और BF3 की। तो NH3 और BF3 के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं NH3 और BF3 की, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैंने कहा कि NH3 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, और एक ये इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। वहीं मैंने BF3 का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया यहाँ पे, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करा दिया, और जब इसने ऐसा प्रोवाइडेशन कराया अपना इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड हमको इन दोनों के बीच में नज़र आया। देखो भाई, बहुत ही कमाल का, कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास था, इसने डोनेट कर दिया, सामने वाले के पास खाली जगह थी, इसने एक्सेप्ट कर दिया, दैट्स इट। अब ये बना हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बस ये चीज़ आपको देखनी है, पर शर्त ये है यानी कंडीशन ये है कि थोड़ा देख लीजिएगा कि सामने अगर आप किसी को डोनर बना रहे हैं तो उसको डोनेट करने के लिए कुछ है भी या नहीं है, या है क्या नहीं लोन पेयर, और अगर एक्सेप्टर बना रहे हैं सामने वाले को तो कुछ के पास खाली वेकेंट ऑर्बिटल चाहे P हो चाहे D हो, कुछ खाली है भी क्या नहीं है ना, और हमेशा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बस दैट्स इट, इसमें इतना ही था। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। देखिए ज़रा, इनमें ही हम कोवलेंट बॉन्ड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। देखो ज़रा, अब NO2 का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। ये नाइट्रोजन है, इसके पास दो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट थे, एक ये रहा और एक ये रहा यहाँ पे, और तो यहाँ से ये वाला लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर कह लीजिए, ये डोनेट हो रहा है किसको, ऑक्सीजन को, और ये हमने बना डाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो ये तो एक है ना, कोऑर्डिनेट COD से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। और अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ कितने हैं, 2 है यहाँ पे, यानी 2 है यहाँ पे। वहीं हम N2O के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने बनाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, तो जो मैंने डोनेट कर दिया किसको, ऑक्सीजन को, और अब यहाँ पे क्रिएट हो गया कहाँ पे, ये क्या कहते कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो अगर हम काउंट करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 हैं, और कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, तो 2 हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही N2O4 का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया यहाँ पे। हमें अच्छे से पता है कि ये जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, एक इसके पास है, और इसने बना लिया 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो 2 हैं यहाँ पे, और अगर कोवलेंट की बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कोवलेंट बॉन्ड अपने को यहाँ पे नजर आए, ठीक है। ऐसे ही N2O5 की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वापस से इसने बना लिया ऑक्सीजन के साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने नजर आए अपने को, 2 ही नजर आए, पर कोवलेंट बॉन्ड कितने नजर आए अपने को, 1 2 3 4 5 6 नजर आए, है ना। ऐसे ही ओजोन की बात करेंगे हम, तो ओजोन ने इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर था आराम से बढ़िया से डोनेट करा इसने अपने ऑक्सीजन को, बन गया एक्सेप्टर एटम, बन गया डोनेट करके डोनर एटम। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो 2 बोला जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करें तो 1 बोला जाएगा, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन है अपने पास NH4Cl का, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, पूछा जाता है अपन से। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब तक हम आयनिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, कोवलेंट पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं। हमारे को समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप के बॉन्ड किसी भी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, किसे डिस्टिंग्विश करेंगे सामने वाले मॉलिक्यूल में, है ना। तो देखो ज़रा क्या करना है अपने को, ये चीज़ देखो। अब NH4Cl जो है, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ यहाँ पे, तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, बिल्कुल उसमें ब्रेक हो गया। तो हमको ये बात तो पता लग गई है कि यहाँ पर
आयनिक बॉन्ड तो प्रेजेंट है अच्छा खासा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम NH4+ की, ये ब्रेक करूँ यहाँ पे तो NH3+ H+ में ब्रेक हुआ यहाँ पे। और हमको ये बात भी पता लग गई है कि अच्छा खासा अभी के अभी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकाल कर आए हैं या बना कर आए हैं, तो प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इन दोनों के बीच में बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन बन जाएगा डोनर एटम, ये बन जाएगा एक्सेप्टर एटम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NH3 की तो कुछ इस तरीके से हमको NH3 देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक लोन पेयर। तो अगर बात करूँ कोवलेंट बॉन्ड की तो अच्छे खासे 3 कोवलेंट बॉन्ड हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं NH3 में। तो अगर पूछा जाए हमसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, तो 3 है यहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें से एक आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है और कोवलेंट भी है। और टोटल कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ मैं तो 3 टोटल कोवलेंट बॉन्ड 1, 2 और 3 कोवलेंट बॉन्ड हमको यहाँ पे नज़र आए। बड़े ही आराम से हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे इस चीज़ को, आ जाएगी, हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस हमेशा ये याद रखिएगा कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है और किस तरीके से डोनेट हम सामने वाले पे करवा रहे हैं। स्ट्रक्चर बिगड़नी नहीं चाहिए। थोड़ा ऑक्टेट वगैरह भी देख लेंगे, हालांकि ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़रा। अब बात करते हैं आखिरी बॉन्ड की यानी मेटालिक बॉन्ड की। अगर हमने 4 बॉन्ड्स पढ़े हैं जिसमें सबसे सिंपल बॉन्ड नज़र आया है वो कौन है, मेटालिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है अपने को। और मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। यानी कोई मेटल रोड ले ली हमने, यहाँ सोडियम की रोड ले ली अपन ने, उसमें जो सोडियम है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बाहर निकालेगा। ये सारे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ नज़र आएगा। यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस रोड में निकाल लिए जाने के बाद। तो ये इनके आपस में जो बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के बीच में, इसको हम बोल देते हैं कर्नाल, यानी एक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं कर्नाल स्ट्रक्चर। और ये हो क्यों रहा है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में नज़र आ रहा है अपने को, दैट्स वाई ये चीज़ हमने को पाई जा रही है। तो मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं। कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, स्ट्रक्चर जो बनती है किसी भी रोड में, किसी भी मेटल एंटाइटी में, उसको हम कर्नाल बोलते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी अपने को यहाँ देखने को मिलता है। तो ये है मेटल बॉन्ड, ये चीज़ हमने पढ़ी। अब देखो ज़रा, सुनो मेरी बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल जो बॉन्ड्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट में, यानी कि लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। क्वेश्चंस भी आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो थोड़ा सा वास्ट चला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थे सब अपन देख चुके हैं यहाँ पे। वीक बॉन्ड्स जो होंगे वो अपन देखेंगे थोड़ा समय बाद। अब शुरू करने जा रहे हैं अपन एनर्जी थ्योरी, वैलेंसी थ्योरी, बेसिकली थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस चीज़ का लूँ तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी चैप्टर के ओवरव्यू की, और ओवरव्यू से हमने ये समझ पाए हम लोग कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी देख ली हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमने देखी थी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बात करी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम आसानी से डिस्कस कर पा रहे हैं। हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया, कोवलेंट डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट किया और मेटालिक किया। ये हम करेंगे कुछ समय बाद। अब हम सीधे आएंगे एनर्जी थ्योरी पे, फिर वैलेंसी थ्योरी पे, देन वीबीटी पे, वेस्पर पे, हाइब्रिडाइजेशन पे और एमओटी पे। ये हमारा चलने वाला है आगे की सीरीज़ का ऑर्डर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे अपन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नोट्स आपने बनाए होंगे, है ना। इनको रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो आज के सीरीज़ में इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।